लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हेल्थ केयर में आज हम लोग चर्चा करेंगे सर्दियों में होने वाली बीमारी और ख़ास करके ठंड लगना या ठंड मारना जिसको कहते हैं वो क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और अगर ठंड लग जाए तो क्या करना चाहिए, कौन कौन से एहतियात बरतना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि आपको पहले प्रिवेंशन करिए कोई भी चीज़ से, तो प्रिवेंशन तो करें तो ठीक है, उसमें क्या प्रिवेंशन होना चाहिए, और अगर ठंड किसी को लगे उसके बाद क्या करना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए। तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हैं स्टूडियो में डॉक्टर के अग्रवाल, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार मिल चुका है इनको, खास करके BC राय अवार्डी और पद्मश्री अवार्डी हैं। तो मैं समझता हूं कि इनका ज्ञान और अनुभव हम लोग को इस बीमारी को समझने और बचाव करने में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम है सर। नमस्कार। बातचीत हम कर रहे हैं ठंड की, यानी कि विंटर रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। ठंड के टाइम पे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जब ठंड की बात होती है तो सबसे पहले ठंड के बारे में ही बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड। कहते हैं, लोग कहते हैं सर्दी लग गई, कोई कहता है ठंड लग गई, कोई कहता है आदमी मर गया, शीत लहर के अंदर में कोई आदमी मर गया। तो इन सब चीज़ों के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइए इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर हमारा जब 98.4 होता है और अगर टेम्परेचर लो हो जाए तो उसको हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं, यानी कि किसी का ठंड लग गई उसको हम बोलते हैं। ठंड के मौसम में अगर आपको वायरल हो गया तो आप उसको फ्लू बोलते हो या कोल्ड लगना बोलते हो कि ठंड लग गई। लेकिन जिस चीज़ को हम ठंड लगना बोलते हैं उसका मतलब है बॉडी टेम्परेचर लो हो गया। नेचुरोपैथी की एक सेइंग है कि जब भी हम स्टीम लेते हैं तो सर में स्टीम नहीं लेते, ठीक है। सर गरम, पेट नरम, सर ठंडा, पेट गरम और पैर गरम, ये एक नेचुरोपैथी का मुहावरा है। यानी कि सर कभी गरम नहीं करना चाहिए, पेट कभी टाइट नहीं होना चाहिए। अगर पेट टाइट है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। और पैर हमेशा आपके गर्म होने चाहिए, ठंडे नहीं होने चाहिए। यानी कि बुखार सबसे पहले सर में आता है और ठंड सबसे पहले पैरों में लगती है। यानी कि पैरों में अगर आपका ठंडापन है तो इसका मतलब है कि आपको ठंड लगी हुई है, या आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है आपकी बॉडी में मेंटेन नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। किसी को ठंड लग गई, यानी कि उसका टेम्परेचर लो हो गया शरीर के अंदर में, और ठंड लगने के बाद में एक एग्जांपल लीजिए कि एक पुल के नीचे 5 लोग गिरे पड़े हैं ठंड के मारे से, उनके शरीर में कपड़े नहीं हैं, और 2 आदमी खूब ठिठुर रहे हैं, खूब ज़्यादा ठिठुर रहे हैं, उनको सर्दी लग रही है, और 2 आदमी और बाकी 3 आदमी बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं, ना रिएक्शन कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं, जो आदमी ठिठुर रहा है हम उसको कंबल देने की कोशिश करते हैं, उसको अटेंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, जो ठिठुर रहा है उसका मतलब है कि बॉडी कंपनसेट कर रही है, बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है, उसमें मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। ही नीड्स कंसर्न बट मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है। अब जो आदमी गिरा पड़ा है, मूव नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ठंड से कांप नहीं रहा और फ्रीजिंग टेम्परेचर है आउटसाइड, वहाँ पे मेरा कंसर्न है। वहाँ जाके आप पैर देखिए, एक आदमी ठिठुर नहीं रहा, पैर गर्म है, एक आदमी ठिठुर रहा है और पैर ठंडे हैं। जो आदमी के पैर गर्म है और ठिठुर नहीं रहा, इसका मतलब है कि उस आदमी की बॉडी ने टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ है, उसे ठंड नहीं लगी है। लेकिन जिसके पैर ठंडे हैं और वो ठिठुर नहीं रहा, ये मेडिकल इमरजेंसी, या तो वो मर गया या मरने वाला है। उस आदमी को उठा के इमीडिएटली अगर हमने रिससिटेट नहीं किया, अस्पताल में नहीं लेकर गए, तो वो आदमी मर जाएगा। तो याद रखिए कि ठिठुरना, कांपना, सर्दी लगना, ये अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हीट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। जब आप ठिठुरते हो तो क्या होगा, शरीर की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, हीट को प्रोड्यूस करेंगी, और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो कम हो गया है उसको नॉर्मल लाने की कोशिश करेंगी। अब इन 5 के अंदर में से एक आदमी की रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सांस भी नहीं चल रही, यानी कि उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। इसको हम बोलते हैं शीत लहर से ये आदमी मर गया। अगर कोई आदमी शीत लहर से मर जाता है तो उसको जिंदा किया जा सकता है। हमारा एक CPR मंत्र है। CPR मंत्र है 10 मिनट के अंदर, यानी कि मरने के 10 मिनट के अंदर, अर्लियर द बेटर, कम से कम 10 मिनट तक, लॉन्गर द बेटर, 10 × 10 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए आदमी की छाती पीटो। ये हमारा CPR है। अब हाइपोथर्मिया में जहां बॉडी का टेम्परेचर लो है वहां पे ये फार्मूला काम नहीं करता।
ये फार्मूला तब काम करेगा जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो। जैसा हमारा CPR 10 का मतलब है कि 10 मिनट तक आपने इसको रिससिटेट करना है, लेकिन ये CPR मंत्र तभी चलेगा जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है तो घंटों बाद भी आप इस आदमी को जिंदा कर सकते हो। यानी कि एक आदमी अगर ठंड से मर जाता है, उसको घंटों के बाद, मरने के घंटों बाद भी हम उसको जिंदा कर सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर को अगर हम नॉर्मल कर दें और उसके बाद में CPR करें, यानी कि 100 पर मिनट की स्पीड से 10 × 10 अगर उसकी छाती को दबाएं या इलेक्ट्रिक शॉक दें, अगर इलेक्ट्रिक शॉक मशीन हमारे पास में अवेलेबल है तो हम मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं। सो कभी भी ठंड वाले आदमी को डेथ को डिक्लेयर ना करें बिना डॉक्टर से पूछे, बिना डॉक्टर के आए। अक्सर आपने देखा होगा टीवी में एक शो आता है, टीवी के अंदर में न्यूज़ आती है डॉक्टर राक्षस, कि एक बच्चे को डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया डेड और शमशान घाट में जाके वो चिल्लाने लगा, बच्चा जिंदा हो गया। अब ये कैसे होता है कि न्यूबॉर्न अगर हाइपोथर्मिया, न्यूबॉर्न डेथ में हाइपोथर्मिया हो जाता है। हाइपोथर्मिया में हमारी आत्मा हमारा शरीर नहीं छोड़ती, ब्रेन जिंदा रहता है। उस सिचुएशन में जब आप उसको शमशान घाट ले जाते हो तो उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है गर्मी के कारण से। फिर जब आप उसके ऊपर लकड़ी रखते हो या उसका एक्सीडेंटली उसकी छाती दबा देते हो तो बच्चा उठ के क्राई करना चालू कर देता है। यानी कि CPR ठंड के अंदर में CPR की डेफिनेशन डिफरेंट है। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करो, उसके बाद में CPR दो। हाँ, पिक्चरों वाला बॉडी टेम्परेचर गर्म करने की बात नहीं कर रहा। पिक्चरों में तो दिखाते हैं कि एक लड़की माउंटेन्स के अंदर में ठंड के कारण से उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, जब तक हीरो आएगा नहीं, अपने कपड़े नहीं उतारेगा, उसके कपड़े नहीं उतारेगा और उसके साथ में जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, गर्मी नहीं आएगी। ये मेडिकली करेक्ट नहीं है। आपने उसकी बॉडी को आपने कंबल उड़ा दिया या हॉट फ्लूइड्स आपने राइज, या मेडिकली हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं गर्मी लाने के, उन सब से लाने के बाद में अगर आपने CPR किया तो आप आदमी को जिंदा कर सकते हो। सो ठंड लगने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी मरीज को ठंड लग जाती है तो हमारे को उसका टेम्परेचर नॉर्मल लेकर आना है। मौत हो जाती है तो CPR गर्मी लाने के बाद में करना है और हमें ये देखना है कि वो सीरियस है कि नहीं है, और फिर हमें हाइपोथर्मिया को एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के साथ में उसके टेम्परेचर को वापस नॉर्मल लाने की कोशिश करना है। इसके अलावा कई बार फ्रॉस्ट बाइट भी हो जाती है, जैसे ठंड लग गई और पेन हो गया, फ्रॉस्ट बाइट हो गई, उसके अंदर में इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। अपने डॉक्टर के पास जाओ, वो इसका इलाज करेगा। अभी देखिए 2 प्रकार के ठंड के मौसम होते हैं। एक होता है ठंड का मौसम जो 14 जनवरी से पहले है, जो कि दक्षिणायन के अंदर में आ रहा है, और एक आएगा जो उत्तरायण में आएगा, 14 जनवरी से चालू हो जाएगा। अभी आप देखेंगे जो ठंड के साथ में धुंध है, फॉग है और स्मॉग है। जब धुंध होती है तो इसका मतलब है कि हमारा बॉडी के अंदर में पानी ज़्यादा है, हमारे शरीर के अंदर में पानी एक्यूमुलेटेड है। इसके अंदर में नीचे का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इसके अंदर में कंजेशन होगा, इसमें COPD का अटैक बढ़ेगा, इसके अंदर में हमारे शरीर में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, पसीना हमारे शरीर के अंदर में कम आएगा, नीचे का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये हमारा, और जो उत्तरायण के अंदर में 14 जनवरी से जब ठंड होगी उसके अंदर में शीतलहर चलेगी, उसके अंदर में हवा चलेगी। जब विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो धुंध नहीं आ सकती, स्मॉग एंड फॉग नहीं आ सकते। जब स्मॉग एंड फॉग नहीं आएगा उस सिचुएशन के अंदर में, जब विंड ज़्यादा चलेगी तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर एकदम से कम हो जाएगा और ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ड्राइनेस होगी तो अस्थमा का अटैक बढ़ेगा। सो हमेशा हमें ये देखना है कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है और विंड की स्पीड कितनी है। जितनी विंड की स्पीड ज़्यादा होगी उतना फॉग कम होगा, उतनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, उसके हिसाब से बीमारियाँ चालू होंगी। अब जब मैंने बात करी है फॉग और स्मॉग की, ये दोनों चीज़ें क्या हैं। फॉग का मतलब है कि जब ह्यूमिडिटी के कारण से, हमारा टेम्परेचर लो होने के कारण से हमारे को दिखना कम हो जाता है, दिखने कम होने के कारण से हमारे यहाँ पे जो है धुंध आ जाती है, जो कि पानी का मॉइस्चर है वो एक तरीके से स्नो जैसा बन जाता है और धुंध बन जाती है। लेकिन हमारे कंट्री में, अगर हमारी सिटी में पोल्यूशन ज़्यादा है और वो पोल्यूशन जब सरफेस से नीचे आ जाएगा और स्मॉग और फॉग के अंदर मिल जाएगा, उसको हम स्मॉग बोलते हैं। तो स्मॉग से क्या होगा, एकदम से रेस्पिरेटरी अटैक बढ़ जाएगा, अस्थमा बढ़ जाएगा, COPD बढ़ जाएगा, निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आदमी को चलने में सांस फूलेगा, आदमी को एयर लेने में डिफ़िकल्टी आएगी। इसको हम फॉग एंड स्मॉग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिनको अस्थमा है, जिनको COPD है, वो सर्दियों में सुबह के समय जब तक धूप नहीं आती, जब तक स्मॉग है, बाहर ना निकले। अगर वो बाहर निकलेंगे तो एकदम से उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अटैक आ सकता है। अच्छा, हम बाहर निकलने की बात करते हैं तो इसके अंदर में लोग जब बाहर निकलते हैं फॉग और स्मॉग के अंदर में तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ कि कार के अंदर में विजिबिलिटी 0 है, आपने एकदम जाके गाड़ी को कहीं पे मार दिया,
तो ध्यान क्या रखना है कि हमारे को ड्राइविंग इंस्ट्रक्शंस भी हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया तो आप हमारे पास ही आओगे। तो फॉग और स्मॉग के अंदर में आपको एक स्टैंडर्ड कार की प्रिकॉशंस लेनी है, उसकी लाइट्स अलग होती हैं, धीरे धीरे चलना है, और आपने कोशिश करो कि उस पीरियड के अंदर में ना जाएं। तो उस पीरियड में वॉक भी ना करें, और उस पीरियड के अंदर में अगर आप कार भी चला रहे हैं तो आपको ध्यान से चलानी है। अब हम बात कर रहे हैं अस्थमा और निमोनिया की, जो हमने अभी टच किया था। जिनको अस्थमा है और जिनको सीओपीडी, जिसको एडल्ट अस्थमा बोलते हैं, अस्थमा इज रिवर्सिबल, सीओपीडी इज नॉट रिवर्सिबल। इन लोगों के वो ठंड के टाइम पे एकदम से अटैक पड़ जाता है अस्थमा का। अस्थमा का अटैक पड़ेगा तो अगर उनको सीओपीडी है तो राइट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट के अंदर में प्रेशर आ सकता है। अस्थमा के मरीज हैं तो एकदम से सांस फूल जाएगा, सुबह के समय या दोपहर के समय या शाम के समय उनका सांस फूल जाएगा। तो अस्थमा के मरीजों को क्या करना चाहिए? डॉक्टर से सलाह करके अपनी दवाई की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए। अस्थमा के इन्हेलर्स की डोज बढ़ जाती है, जो मेंटेनेंस डोज है हमारे कुछ स्टेरॉइड्स वाले इन्हेलर्स होते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और अस्थमा के मरीजों को और सीओपीडी के मरीजों को ध्यान रखें, विंटर टाइम के अंदर में अपना फ्लू का वैक्सीन जो साल में एक बार लगता है ज़रूर लगा लें। हार्ट के मरीज, किडनी के मरीज, लिवर के मरीज, एल्डरली या अस्थमा के मरीज या सीओपीडी के मरीज, इन सबको फ्लू का वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के अलावा जो बीमारी आती है वो है विंटर निमोनिया। सबसे ज़्यादा डेथ हार्ट अटैक के बाद में विंटर निमोनिया से होती हैं। कहते हैं दिल्ली में अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ तो 200 लोगों की डेथ रोज़ हो जाती है, करीबन 50 उसमें हार्ट अटैक से होती है। नेक्स्ट नंबर पे निमोनिया आता है, और निमोनिया खासकर एल्डरली के अंदर में, जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनको निमोनिया हो जाता है, लोगों को पता भी नहीं लगता। आपके पिताजी, मान लीजिए आपके घर में कोई एल्डरली आदमी है, आपके दादा, नाना या कोई भी दादी, मान लीजिए उनकी उम्र 70-80 साल की है, और वो सवेरे आप उनको घर में छोड़ के गए नौकरों के साथ में, और उनको हल्की सी तबीयत ख़राब थी, और आपने छोड़ के चले गए कि शाम को आके देखेंगे। ये 12 घंटे में भी फेटल फॉर देम। 12 घंटे बाद आप आए, देखा आपने अपने घर में जो एल्डरली आदमी है वो बिस्तर के अंदर में मरा हुआ पड़ा है। निमोनिया एल्डरली के अंदर में सिम्टम्स मे नॉट गिव, यानी कि जो होता है खांसी आ रही है, दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है। एल्डरली में जो निमोनिया होता है बड़ा नॉन स्पेसिफिक हो सकता है, नॉट फीलिंग वेल, अच्छा नहीं लग रहा, हल्की सी सांस फूल रही है, टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया। तो उस सिचुएशन में अगर उनको निमोनिया हो गया तो वो फेटल हो सकता है, पता लगा आवर्स के अंदर में उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। सो एल्डरली पेशेंट्स के अंदर में हमारे को ध्यान रखना है कि निमोनिया मिस नहीं करना। जो एल्डरली नहीं है उसको खांसी होगी, उसको सांस फूलेगा, उसको चेस्ट में दर्द होगा, तो हाँ वो निमोनिया का लक्षण हो सकता है। निमोनिया तो 100% से बचाव संभव है। इसमें जो निमोनिया फेटल होता है वो न्यूमोकॉकल निमोनिया होता है, जिसको स्ट्रेप्टोकॉकल निमोनी बोलते हैं। इसका वैक्सीन अवेलेबल है, ये 5 साल में एक बार लगाना चाहिए। बाकी के जो निमोनिया है, वायरल है, नॉन स्ट्रेप्टोकॉकल या निमोनी जो होते हैं वो इतने डेंजरस नहीं होते, वो दवाई से कंट्रोल हो जाते हैं। जो डेंजरस वाला निमोनिया है उसका वैक्सीन अवेलेबल है। अगर आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हो और आपकी उम्र 60 से ज़्यादा है तो इमीडिएटली निमोनिया लगाओ, और अगर आपकी उम्र 60 से कम है अपने डॉक्टर से बात करो कि आपको निमोनिया के वैक्सीन की ज़रूरत है कि नहीं है। आइडियली सबको हर 5 साल में लगाना चाहिए, लेकिन एल्डरली को लो बहुत ज़रूरी है। और निमोनिया और फ्लू के वैक्सीन दोनों आप इकट्ठे लगवा सकते हो एक ही बारी में, ताकि आपको निमोनिया भी ना हो और आपको फ्लू भी ना हो। तो क्या होगा, फ्लू से आपको वायरल निमोनिया नहीं होगा, निमोनिया वैक्सीन से आपको बैक्टीरियल निमोनिया नहीं होगा, अगर होगा तो हल्का वाला निमोनिया होगा जो आपकी जान का दुश्मन नहीं होगा। नंबर 1 कॉज इंडिया के अंदर में डेथ का वो है हार्ट अटैक। विंटर में, चाहे वो वेट विंटर हो चाहे वो ड्राई विंटर हो, ब्लड प्रेशर शूटअप करता है, पल्स शूटअप करती है, हमारी आर्टरी सिकुड़ जाती हैं, तो उस टाइम में हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक क्रिसमस और न्यू ईयर्स के बीच में होते हैं, वो जो विंटर का सीज़न है। और सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि लोग छुट्टी के मूड में हैं। नर्सेज जो हैं क्रिश्चियंस होती हैं, वो छुट्टी के लिए होती हैं। डॉक्टर्स भी जो सीनियर डॉक्टर्स हैं छुट्टी पे चले जाते हैं। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर में या हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पताल के अंदर में भी लोग विंटर वेकेशंस ले लेते हैं। सारे डॉक्टर्स मिलते नहीं, हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा होते हैं। हार्ट अटैक होने के कारण से लोगों को दिक्कत हो जाती है। अब देखिए, हार्ट अटैक का पल्स बढ़ना, बीपी बढ़ना और आर्टरी का सिकुड़ना, ये 3 चीज़ें हार्ट अटैक करता है। अब लोग क्या करते हैं गर्मी के टाइम पे, जो हार्ट के मरीज हैं वो कहते हैं विंटर है, सुबह सुबह उठेंगे वो लेग सिगरेट देते हैं। लोग सिगरेट क्यों पीते हैं? ताकि इससे गर्मी आ जाए। गर्मी नहीं आती, सिगरेट कैन रप्चर ए ब्लॉकेज, कैन रप्चर ए प्लेक एंड प्रेसिपिटेट हार्ट अटैक। आपने सिगरेट पी सुबह सुबह 6 बजे, हार्ट अटैक हो सकता है उसके साथ में।
लोग क्या कहते हैं, विंटर है मुझे ब्रांडी और शराब दे दे। लोग शराब ज़्यादा पीते हैं कि शायद इससे मेरा जो है सर्दी मेरी हट जाएगी। शराब अगर आपने ज़्यादा पी ली हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकती है। अगर आपने 5 पैक पी लिए तो हार्ट अटैक हो सकता है। अगर 2 से ज़्यादा पैक पिए तो भी हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। फिर लोग क्या करते हैं, सवेरे सवेरे उठ के क्या कहते हैं, उठने का मन नहीं कर रहा, चाय ले आओ। उठने का मन नहीं कर रहा, चाय ले आओ। चाय के अंदर में स्टिमुलेंट है, हार्ट रेट बढ़ा देगा, हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो अर्ली मॉर्निंग टी विंटर में पीनी भी है आपने, नुकसान भी करती है अर्ली मॉर्निंग टी जो है। और खासकर लोग क्या करते हैं कि सवेरे की दवाई 9 बजे से पहले नहीं लेते। वो कहते हैं कुछ खा के मैं दवाई लूँगा। तो सवेरे आप गर्मियों में 7 बजे उठते हो, विंटर में 9 बजे उठते हो, 9 बजे दवाई लोगे, रात की दवाई आपने 9 बजे ली, सवेरे की 9 बजे ली, 8 घंटे जिसका असर दवाई का 8 घंटे है, वो सवेरे 3-4 बजे तक उसका दवाई का असर खत्म हो गया। तो सुबह अगर दवाई का असर खत्म हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो नॉर्मली हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि सर्दियों में कि लोग अपनी दवाई दिन में अगर 1 गोली खा रहे हो तो वो रात को लो। खासकर ब्लड प्रेशर की, हार्ट की दवाइयाँ या डायबिटीज़ की दवाइयाँ, अगर 1 गोली खा रहे हो तो रात को खाओ। अगर 2 गोली खा रहे हो तो एक सवेरे 6 बजे और एक शाम को 6 बजे खाओ, ताकि आपकी बॉडी के अंदर में पूरा का पूरा मॉर्निंग टाइम मुझे कवर चाहिए। अगर मॉर्निंग टाइम आपको कवर होता है तो आपको हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाती है। और जो लोग सुबह के समय में वॉक करना, दौड़ना, सुबह के समय में चाय पीना, कॉफ़ी पीना, सुबह के टाइम पे सिगरेट पीना, रात के समय में हैवी शराब पीना, ये नॉर्मली हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को मना करते हैं विंटर के टाइम पे। एक कंडीशन इसको बोलते हैं SAD, SAD, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। विंटर में डिप्रेशन ज़्यादा होता है, विंटर में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। अब आप देखिए हमारे 2 पीरियड हैं, उत्तरायण के और दक्षिणायन के। उत्तरायण के अंदर में क्या होता है कि आदमी की पॉजिटिव थिंकिंग होती है, दक्षिणायन में पॉजिटिव थिंकिंग कम होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है। दक्षिणायन स्टार्ट होता है जुलाई से लेके चलेगा 14 जनवरी तक। पहले 4 महीने दक्षिणायन को हम बोलते हैं चतुर्मास, इसमें शादियां नहीं होती क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा होती है। सावन के महीने में हम कहते हैं तेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, कि बाहर बारिश है फिर मेरा मन प्यासा क्यों है। हम बोलते हैं कि सावन का महीना पवन करे शोर, बाहर भी पवन शोर कर रहा है, अंदर भी पवन शोर कर रहा है, मेरे आइडियाज़ ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ये जो 4 महीना है ये नेगेटिव थिंकिंग का है। 4 महीने बाद में जो लास्ट के 2 महीने बचे, जिसको हेमंत ऋतु या हमारी जो सर्दियां आ गई, इसके अंदर में रिलेटिवली पॉजिटिव है बट यट नेगेटिव थिंकिंग ऑफ माइंड की है। आपकी माइंड के अंदर में जो नेगेटिव थिंकिंग है ये 2 महीने के अंदर में, जो 14 जनवरी से पॉजिटिव थिंकिंग आएगी जब दिन बड़े होने चालू हो जाएंगे। जब दिन बड़े होने इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम सुसाइडल रेट विंटर में होता है, सबसे ज़्यादा चतुर्मास में, और उसके बाद में 2 महीने में सबसे ज़्यादा जो सुसाइड्स होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर में, खासकर इंडिया के अंदर में, क्योंकि हमारा जो सीज़न विंटर का वो जुलाई से दिसंबर के बीच में, इसके अंदर में हमारे अंदर में सुसाइडल रेट ज़्यादा है क्योंकि हमारी नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा होती है। अब इसी के लिए भगवान ने, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, ज़्यादातर फेस्टिवल्स दक्षिणायन में बनाए हैं। उत्तरायण में सिर्फ एक होली का फेस्टिवल है, वो भी नेगेटिव चीज़ को रिमूव करने के लिए। ज़्यादातर जितने फेस्टिवल्स हैं वो सारे के सारे दक्षिणायन में है। क्यों? क्योंकि दक्षिणायन के अंदर में नेगेटिव थिंकिंग होती है, लोग सुसाइड ना करें, पॉजिटिव सोचें। इसके लिए आपने सारे के सारे फेस्टिवल्स, फास्ट, सारे के सारे आपने जो है दक्षिणायन के अंदर में बनाए हुए हैं। तो अभी भी दक्षिणायन का पीरियड चल रहा है। विंटर में डिप्रेशन ज़्यादा क्यों होता है? आपको सनलाइट नहीं मिलती। जब आपको सनलाइट ही, घर के अंदर में रहते हो, सनलाइट नहीं मिलती तो क्या होगा, आपके शरीर के अंदर में मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो बढ़ जाएगा, सेरोटोनिन कम हो जाएगा, और जब मेलाटोनिन बढ़ जाएगा वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। सेरोटोनिन कैसे आता है? रोशनी से आता है। सेरोटोनिन कैसे आता है? अग्नि से आता है, सनलाइट से आता है। ये हमारे को, यहाँ से हमारे को जो है पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है। भगवत गीता में एक चीज़ लिखी हुई है कि मरने का बेस्ट टाइम क्या है। भगवत गीता कहता है कि उत्तरायण में जो लोग मरते हैं, भीष्म पितामह ने उत्तरायण का वेट किया था मरने के लिए, पूर्णिमा से पहले के 15 दिन, दिन का समय, रोशनी में या अग्नि के साथ में जिनकी मृत्यु होती है उनको मोक्ष मिलता है। अब इसको हम मेडिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये जो समय है ये पॉजिटिव थिंकिंग के है, यानी कि चांसेस हैं कि जब आप इन समय में आपकी मृत्यु होती है तो आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो तो फिर आपको जो जैसा सोचोगे मरते समय में वैसा आपको जन्म मिलेगा अगला, और जैसा जिंदगी भर सोचते हो वैसी आपकी सोच मरते समय पे होगी। अब कोई आदमी दक्षिणायन में मर रहा है, यानी कि अब तो दक्षिणायन चल रहा है, तो इस वक्त की मौत को अगर हमें मोक्ष में कन्वर्ट करना है तो क्या करें? तो हम लोग क्या करते हैं कि इस समय में हमारी सारी पॉजिटिव थॉट्स को अगर आप करो, तो सारे फेस्टिवल पॉजिटिव थॉट लेकर आते हैं।
तो इस समय में अगर किसी की मौत होती है तो दिया जलाता है, अग्नि का प्रकाश किया जाता है, पेशेंट के साथ में उसको भजन उसके सामने, रिलीजन स्पेसिफिक भजन या रिलीजन स्पेसिफिक प्रेयर उसके सामने की जाती है ताकि उसका मन बदले और वो मरते वक्त में पॉजिटिव सोचे। तो इसका भी हेल्थ से ताल्लुकात है। तो डिप्रेशन हमारा विंटर के अंदर में ज़्यादा होता है, यानी कि विंटर में अगर आपने डिप्रेशन कम करना है तो आप धूप में बैठिए बहुत ज़्यादा, और कमरे में अगर हैं तो लाइट की क्वांटिटी आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी आपकी लाइट ज़्यादा होगी, जितना अग्नि साथ में होगा, जितना आप सूरज के अंदर में बैठोगे उतना फ़ायदा होगा। अब सूरज में बैठोगे तो विटामिन डी भी मिलेगा। अगर आप 40 दिन साल में 40 मिनट तक सूरज में बैठ जाते हो तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी, और आज 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो इसका मतलब क्या है कि धूप का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन धूप का सेवन करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही धूप में जाके बैठ जाओ, उससे आपके शरीर की टैनिंग हो सकती है। तो जो 10 बजे के आसपास का जो धूप है और शाम के 4 बजे के आसपास की धूप है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जब हार्ट अटैक की हमने बात करी तो ब्लड प्रेशर के बारे में भी बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर भी इसी समय पे बढ़ता है। नीचे का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वेट विंटर में, ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ड्राई विंटर के अंदर में एकदम से। और एकदम से अगर ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया तो क्या होगा, या तो नाक की नकसीर फट जाएगी, नाक की वेसल फट गई तो उससे नकसीर हो जाएगा। यू आर लकी तो नकसीर फूटेगी। अगर आप लकी नहीं हो तो ब्रेन की नस फटेगी। अगर ब्रेन की नस फटी तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, जिससे अचानक आपकी मृत्यु हो सकती है। और नीचे का ब्लड प्रेशर बढ़ा तो हार्ट अटैक हो सकता है। सो हार्ट अटैक में फेलियर हो सकता है। सो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और ब्लड प्रेशर कैसे होता है, नमक ज़्यादा खाने से, विंटर से। अब देखिए विंटर में क्या खाने का मन करता है, स्वीट सार एंड सॉल्ट। आपका मन करता है गाजर का हलवा खा लें, स्वीट है, उसमें चीनी होती है, उसमें दूध भी मीठा है, गाजर भी मीठी है। आपको मिठाई खाने का मन करता है, आपको नमकीन खाने का मन करता है, भाई सर्दी हो रही है पकौड़े ले आओ। पकौड़ों में क्या होगा, आलू होगा, वो मीठा है, नमक डालोगे आप उसके अंदर में, नमकीन पकौड़े होंगे तो आपको लगेगा। गरम गरम चाय लोगे तो साथ में पकौड़े चाहिए नमकीन। सो चीनी, चावल, मैदा, नमक, खट्टा, खमीर, ये सब चीज़ें खाने का मन करता है विंटर के अंदर में। और जब ये चीज़ें खाते हैं तो ब्लड प्रेशर इससे और बढ़ जाता है। वॉक आप कम कर देते हो, सिगरेट आप चालू कर देते हो, शराब चालू कर देते हो, ये सब चीज़ें आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाती हैं। और अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो गया तो आपको हार्ट फेलियर, किडनी में डैमेज, आई में डैमेज, हार्ट में डैमेज, ब्रेन में डैमेज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब हम डाइट की बात कर रहे हैं, स्वीट, सार एंड सॉल्ट, ये तीनों चीज़ें डायबिटीज़ भी बढ़ाती हैं। यानी कि विंटर के अंदर में आपको डायबिटीज़ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी कि विंटर में हो सकता है आपकी डायबिटीज़ की दवाई की मात्रा बढ़ जाए। और विंटर के अंदर में क्या होता है, जब डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है तो फुट अल्सर, आप वॉक पे निकल गए, आपको लगता है धूप है, पैर के अंदर में अगर कोई कांटा चुभ गया, अगर आपको न्यूरोपैथी है तो आपकी डायबिटीज़ का घाव, पैर के अंदर में घाव हो सकता है। और अगर पैर में घाव होगा तो पैर काटने की नौबत आ सकती है। तो गैंग्रीन जो डायबिटीज़ के कारण से होता है वो भी विंटर के अंदर में प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये सारी बीमारियां, सेक्सुअल डिसफंक्शन विंटर में ज़्यादा होता है। एक तो डिप्रेशन है, मेलाटोनिन का लेवल बढ़ गया है, दूसरा आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो गया है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो गई है, और उसके अलावा आपकी जो आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं। और विंटर में ही आपका जो है सेक्सुअल एक्ट करने का मन करता है कि विंटर है, मुझे गर्मी चाहिए, और उसी टाइम पे आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखिए, अपने डॉक्टर से बात करें कि विंटर के अंदर में क्या करूं ताकि मेरे को ये भी ना हो। विंटर में ड्राइनेस भी होती है, आपको सबको मालूम है कि विंटर के अंदर में ड्राइनेस होती है, और विंटर के अंदर में आपको खुजली, ड्राइनेस, उसके कारण से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए विंटर के अंदर में मसाज का बहुत बड़ा रोल है। आयुर्वेद क्या कहता है कि स्वीट, सार एंड सॉल्ट कम खाओ और विंटर के अंदर में आप मसाज करवाओ बॉडी के अंदर। अभ्यंग बोलते हैं उसको। अभ्यंग कितने प्रकार का होता है, एक तो होता है सॉफ्ट, हल्के से आपने हाथ को सहला लिया। दूसरा होता है हार्ड मसाज, जिसको हम स्वीडिश मसाज बोलते हैं, जहाँ पे आप हार्ट से हीट प्रोड्यूस करते हो। सो विंटर के अंदर में बेस्ट कौन सा होगा, स्वीडिश मसाज, जिसमें आप हार्ड मसाज करते हो। अब मसाज भी की डायरेक्शन 3 प्रकार की हो सकती है। एक हार्ड मसाज ऊपर की तरफ, जब हार्ड मसाज को ऊपर की तरफ करते हो तो ब्लड प्रेशर हमारा जो है, हमारा सर्कुलेशन हार्ट की तरफ जा रहा है। और दूसरा होता है कि आप नीचे की तरफ कर रहे हो, जब नीचे की तरफ कर रहे हो तो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। तो डिपेंड करेगा कि ब्लड प्रेशर का मरीज है कि नहीं है। सो हार्ट के मरीज को हम ऊपर की तरफ करते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज को नीचे की तरफ करते हैं। जो नॉर्मल है उसको हम ऊपर नीचे, जो मसाज हमारा रेगुलर मसाज है वो वाला हम मसाज इसके अंदर में करते हैं, इसके साथ में जो है। अब मसाज के अंदर में ऑयल कौन सा इस्तेमाल करें, गर्म की ठंडा? यस, ऑब्वियसली गर्म आप
ल्यूक वार्म या गर्म मसाज करेंगे, शिरोधारा भी करेंगे तो गर्म ऑयल के साथ में आप मसाज करेंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर में आपने क्या करना है कि मसाज के अंदर में आपने तिल का तेल, अगर आपकी पर्सनालिटी पतले दुबले हैं तो, सरसों का तेल अगर आपकी पर्सनालिटी थोड़ी मोटी है तो, और खोपरे यानी कि नारियल का तेल अगर आप मीडियम बिल्ड की आपकी पर्सनालिटी है तो आप खोपरे का तेल आप लगा के अपना मसाज कर सकते हैं। कोई सवाल है किसी का? सवाल है, पूछिए। प्रश्न करिए। एक सवाल ले लेते हैं फिर जी हम सवाल continue करिए। मेरे को दे दीजिए। नमस्कार, सवाल करिए। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, लगता है कट गया इनका सवाल का जवाब। विल कम बैक। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? क्या हो जाती है? नहीं नहीं, शरीर में क्या हो जाता है? शुगर डाउन हो जाती है। अब इनका सवाल यह है कि मेरे शरीर के अंदर में शुगर डाउन हो जाती है तो मैं क्या करूं? नॉर्मली इसका विंटर से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपकी शुगर डाउन हो रही है इसका मतलब है या तो आप खाना कम खा रहे हैं, या डायबिटीज की दवाइयां ज़्यादा ले रहे हैं, या आपको किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। अगर आपकी शुगर डाउन हो गई है तो डॉक्टर से जाके अपना यूरिन के अंदर में माइक्रो एल्ब्यूमिन, अपना ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन जो किडनी के टेस्ट हैं वो करवाइए, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज में अगर वो नॉर्मल खा रहा है और दवाइयाँ नॉर्मल ले रहा है और शुगर लो होनी चालू हो गई, इसका मतलब है किडनी में खराबी आनी चालू हो गई। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है काफी लंबे समय से। तकलीफ क्या है आपको? ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तकलीफ क्या है? हाँ जी, तो सर मैं उसी मेडिसिन भी ले रहा हूँ। हाँ, दवाइयाँ भी ले रहे हैं। बीपी की वजह से सर मैं मुझे घबराहट सी होती है। बीपी की दवाई खाने से घबराहट सी होती है? दवाइयाँ भी ली सर, हाँ जी, 3-4 साल से ले रहा हूँ। क्या ले रहे? 3-4 साल से ले रहे हैं, बीपी की दवाई खाने से घबराहट होती है। हाँ जी। अब क्वेश्चन इनका बड़ा सिंपल है कि मेरे को ब्लड प्रेशर की बीमारी है और ब्लड प्रेशर की बीमारी के अंदर में मैं क्या करूं? नॉर्मली मैंने कहा कि विंटर के अंदर में ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ जाती है, अनकंट्रोल हो सकता है ब्लड प्रेशर की दवाई रात में लेनी चाहिए, और विंटर के अंदर में अपने डॉक्टर से जाकर चेकअप जरूर कराना चाहिए, और अपने मॉर्निंग ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर मॉर्निंग ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी। सो अगर वो कहते हैं कि मेरे को ब्लड प्रेशर की दवाई लेने से घबराहट हो रही है, तो ब्लड प्रेशर की दवाई 4 प्रकार की होती है। एक पेशाब ज़्यादा करती है, एक दवाई होती है जो हमारा दिल की धड़कन कम करती है जिसे बीटा ब्लॉकर बोलते हैं, एक हमारी हार्ट की आर्टरियों को खोलती है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और एक दवाई होती है एस इनहिबिटर्स की जो हमारे शरीर में पानी और नमक और पानी को कंट्रोल करती है, एस इनहिबिटर्स। और डायरेटिक्स हमारे जो होते हैं वो पेशाब ज़्यादा करते हैं। अब अगर आपको घबराहट हो रही है दवाई खाने से, इसका मतलब है कि दवाई आपकी बदली जाएगी। अपने डॉक्टर के पास जाइए, आपकी दवाई बदलेगा और आप ठीक हो जाएंगे। जी अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर संपर्क टूट गया है। शायद संपर्क टूट गया है। सो हम हेलो हेलो जी सवाल पूछिए। सर मेरा नाम गौरव शर्मा है। जी शर्मा जी पूछिए, सवाल पूछिए। हेलो, जी सवाल पूछिए। मेरी टांग में दर्द है। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम है? उनके पैरों में दर्द है। उम्र कितनी है आपकी? टांग में दर्द है, टांग में तो नहीं है, कच्ची निकल गई। Anyway, इन्होंने कहा है मेरी टांग में दर्द है। अब इस टॉपिक को हम ले लेते हैं कि जी। टांग में दर्द क्या होती है। टांग का दर्द ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? टांग के दर्द में इसको आप वाइब्रेटर पे कर दीजिए ताकि सुनते जाएं। टांग में जब दर्द होता है हमारे पास में, तो हम विंटर और नॉन विंटर दोनों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। टांग का दर्द जो होता है वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी होता है, जिसमें रात को आप सोते हो और सोने के बाद में आपको लात इधर उधर मारते हो, रेस्टलेसनेस होती है आपको, और उसके अंदर में हम विटामिन B12 देते हैं, या कुछ हमारे को दवाइयाँ होती हैं हमारे पास में सेडेटिव्स टाइप की जो देते हैं, उससे ठीक होता है। इसके लिए कई बार स्लीप टेस्ट भी करना पड़ता है। दांत का जो पैर का दर्द है, आपकी B12 डेफिशिएंसी भी हो सकती है, न्यूरोपैथी का भी हो सकता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, उस सिचुएशन के अंदर में हम B12 का विटामिन देते हैं। विटामिन D की डेफिशिएंसी से भी हो सकती है, उसमें हम साल में महीने में एक बार आपको जो है विटामिन D का सप्लीमेंट आपको देते हैं।
पैर का दर्द आपको बैक के कारण में, अगर बैक के अंदर में आपके ब्लॉकेजेस हों हड्डियों के बीच में, तो उसमें अंदर में भी बैक का दर्द हो सकता है आपको, अगर स्पाइन का पेन भी हो सकता है। और हमारे पैरों के दर्द में चलने के कारण से में वैस्कुलर भी हो सकता है, यानी कि पैरों की नसों के अंदर में अगर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए तो उससे भी पैरों का दर्द हो सकता है, उसको हम पैर का एंजाइना बोलते हैं। जिस तरीके से मेरे को सुनने में लगा आपका ये सिंपल पैरों का दर्द है, आप विटामिन डी और विटामिन B12 लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। हेलो जी, हेलो, हाँ सवाल करिए जी, सवाल करिए, बोलिए। हार्ट अटैक में हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। जी ऑपरेशन करते हुए हार्ट अटैक आ गया था। अब क्या आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है? मुझे सवाल समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि मैं एक हर्निया का पेशेंट हूँ। हर्निया के ऑपरेशन के टाइम पे मुझे हार्ट अटैक हो गया। इसी टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप सर्जरी के लिए जा रहे हो तो हार्ट अटैक होने के चांसेस क्या है, या किसी भी आदमी, अगर हमारे को ये लेना है कि किसको हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। अगर आप 2 मंजिला सीढ़ियाँ चढ़ लेते हो, अगर आप 2 किलोमीटर पैदल चल लेते हो, अपनी बीवी या हस्बैंड के साथ में बेड पे रात को एक्सरसाइज करते हो और आपको सांस नहीं फूलता, आपको छाती में दर्द नहीं होता, तो चांसेस हैं कि आपके शरीर में ब्लॉकेजेस नहीं है। इस सिचुएशन में आपको हार्ट की सर्जरी अगर आप कोई भी सर्जरी कराते हो हर्निया की, हाइड्रोसील की, तो आपको हार्ट अटैक होने की संभावना कम है। लेकिन वो लोग जो कभी पैदल चलते हैं, 4 कदम चलने में सांस फूलता है, उस सिचुएशन में अगर आप हर्निया का ऑपरेशन कराने आते हो तो डॉक्टर्स आपको चेकअप करते हैं। आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, आपको हार्ट के अंदर में पुराना अटैक हो चुका है, आपकी हार्ट की फंक्शनिंग लो है, आपके ECG के अंदर में QRS वाइडनिंग है। इस सिचुएशन के अंदर में आपको स्पेशल टेस्ट चाहिए पता लगाने के लिए कि हार्ट अटैक होने की संभावना है कि नहीं है। हेलो जी, सवाल पूछिए जी, सवाल पूछिए। मेरा ब्लड प्रेशर 90/60 है। हार्ट की घबराहट होती है। आपकी उम्र कितनी है? हाँ जी, 36 ईयर्स की उम्र है आपकी। अब इनका सवाल बड़ा सिंपल है कि मेरी उम्र 36 साल की है, और मेरा ब्लड प्रेशर 90/60 है। और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर 90/60 है यानी कि मैं लो ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। नहीं, ये ब्लड प्रेशर आपके लिए नॉर्मल है। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं होती है तो ये ब्लड प्रेशर आपको नॉर्मल है। हाँ, डॉक्टर से चेक जरूर करा लें। अगर आपके हार्ट के अंदर में नैरोइंग है, एक वैल्व की, एओर्टिक वैल्व जिसको बोलते हैं, वो अगर नैरोइंग है तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अगर आपका ECG नॉर्मल है, अगर आपका इको नॉर्मल है, तो 90/60 आपके लिए नॉर्मल है। अगर आपको BP लो है और आपको घबराहट होती है या कोई तकलीफ होती है, तब आपका ECG करेंगे या कोई और चेक करेंगे। मुझे दे दीजिए। माफ़ करें मित्रों, आज हम लोग सवाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी है, इसके कारण सवाल आपका नहीं ले पाएंगे। आगे चर्चा करेंगे, उस दौरान सवाल आपका लेंगे और प्रश्न का उत्तर देंगे। आज हम लोग आगे चर्चा को जारी रखेंगे और चर्चा पर में डिस्कस करेंगे कि ठंड में होने वाले कौन सी बीमारी हैं और कैसे उसे बचाव किया जाए, ताकि अभी सर्दी का समय है और ठंड लगने की संभावना अधिक है, पीक मौसम है। तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी चर्चा को जारी रखें। और लेट्स हैव अ डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर करके डिस्कशन लेते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है सर्दियों में, तो टेम्परेचर डाउन होता है वैसे में जो नरे लोग क्या करता है, दवा में पैरासीटामोल ले लेते हैं या पेन भी अगर साथ में है तो पेन किलर ले लेते हैं। तो क्या यह करना कितनी उचित है? और अगर आपको ठंड लगी है, मुझे मालूम है एक सवाल मेरे को किसी ने पूछा था कि मैं 1 चम्मच अपना जो है विस्की ले लूँ क्या, या ब्रांडी ले लूँ क्या, फ़र्क नहीं, 1 आध चम्मच आपने ले लिया तो फ़र्क नहीं पड़ा। आप अंदर के कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ठंड लगती कैसे है? ठंड लगती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, कान के अंदर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सबसे ज़्यादा ठंड हमारे को कान से लगती है, उसके बाद लगती है सर से, नाक से, गले से, हाथों से और पैरों से। सो अगर आपने ठंड से बचना है, मान लीजिए और बाहर निकल रहे हो और ठंड का मौसम है, तो सबसे पहले जो बेस्ट है वो मंकी कैप है। मंकी कैप में आपका नाक भी ढक गया,
गर्दन भी ढक गई, कान भी ढक गया और सर भी ढक गया। अगर आपके पास मंकी कैप नहीं है तो आप मफलर पहनिए गले के अंदर में, सर पे टोपी पहनिए और कान के अंदर में रुई लगा लीजिए। ठीक है, हाथ में दस्ताने होने चाहिए। अगर हाथ में दस्ताने नहीं है, हाथ को जेब में डाल दो, पैर के अंदर में जुराबें होनी चाहिए। ये आपको ठंड से बचा सकता है। ब्रांडी इज नॉट द आंसर, अल्कोहल इज नॉट द आंसर, सिगरेट इज नॉट द आंसर, कप ऑफ टी इज फाइन बट नॉट कप ऑफ टी एवरी आवर। ओके, नहीं, और जिसको ठंड लग गया, सब काफ़ी वो काँप रहा है और रजाइयाँ और अगर वो आदमी कांप रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म नॉर्मल है, बॉडी उसमें हीट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है, उसको सिर्फ कपड़ों की ज़रूरत है। ओके। आप उसको गर्म लिक्विड दे दीजिए, कोई भी चाय पीने को दे दीजिए, गर्म पानी पीने को दे दीजिए, ओके, और आप उसके पैरों को या हाथों को थोड़ा रगड़ के गर्मी ला सकते हैं। अदरवाइज आप उसको कपड़े पहनाएंगे, कंबल देंगे, ऑटोमेटिकली सर्दी उसकी खत्म हो जाएगी। ओके, इंपॉर्टेंट ये है जहाँ पे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो गया, आदमी ने कांपना बंद कर दिया, वहाँ पे आपको विगरसली टेम्परेचर को नॉर्मल लाने की ज़रूरत है। उसमें गर्म लिक्विड्स बहुत कड़ा काम करते हैं। हम लोग तो राइस ट्यूब डाल के नाक से गर्म पानी अंदर डाल देते हैं, हम इंट्रावीनस वार्म सलाइन इंजेक्ट करते हैं, फिर हम ब्लोअर्स लगा देते हैं चारों तरफ से उसके साथ में जो है, और कंबल से अच्छी तरह से उसको लिटा देते हैं और टेम्परेचर को नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ओके। और जिसको पेन भी हो रहा है तो शरीर में, वो इसमें जो मेडिसिन पैरासीटामॉल अगर आप लेना चाहते हो तो खा सकते हो। अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम नहीं है मान लीजिए, और आप एक गोली पैरासीटामॉल की खाना चाहते हो, तो पेन किलर्स में पैरासीटामॉल रिलेटिवली सेफ है। ओके, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विंटर के अंदर में कि विंटर को अवॉइड नहीं करना और विंटर को जल्दी पहचान में आना कि टेम्परेचर लो हो रहा है। तो विंटर में अपना टेम्परेचर जरूर चेक कर लीजिए, और पॉइंट उसका पैर का है। अगर पैर आपके ठंडे हैं तो यू शुड बी कंसर्न अबाउट इट। कहते हैं गर्मियों में पसीना ना आना और सर्दियों में ठंड ना लगना, ये दोनों बैड साइन है। यानी कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा है और पसीना नहीं आ रहा, दैट्स ए बैड साइन। और आपका टेम्परेचर लो है और शिवरिंग नहीं हो रही, दैट्स ए बैड साइन। इसका मतलब है कि बॉडी का जो, हमारे ब्रेन का जो सिस्टम है जो बॉडी को कंट्रोल करता है, वो ख़त्म हो गया है। ये हमारा बेसिक आइडिया है विंटर के अंदर में, हाइपोथर्मिया के अंदर में। तो और हाइपोथर्मिया, अब लोग क्या करते हैं कि बूढ़े लोग, एलर्जी हो गई, विंटर में फ्लू होता है, नाक बह रहा है, उन्होंने रात को एंटीहिस्टामिनिक गोली खा ली, और एंटीहिस्टामिनिक जो एलर्जी की दवाई होती है, और अगले दिन सवेरे जो है वो जल्दी ठंड पकड़ती है। तो हमें अननेसेसरी दवाइयाँ नहीं खानी बिना डॉक्टर से पूछे हुए। और जैसे खांसी होता है ठंड के साथ, कुछ लोग कहते हैं खांसी भी होता है, तो उसमें कुछ सिरप ले लेते हैं या एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। मैं आ रहा हूँ, खांसी के ऊपर बात करें। विंटर में जो खांसी होती है, अब खांसी के अंदर में अगर खांसी दो प्रकार की होगी, एक होगा खांसी दो प्रकार की होगी, एक होगा खांसी जिसके अंदर में आपको नाक बह रही है, आंखों में लाली आ रही है और गला खराब है, ये वायरल है। और दूसरे मरीज हैं वो कहते हैं गले में खराश, यानी कि खांसी नहीं है, उनकी नाक नहीं बह रही, ये बैक्टीरियल है। जिनको गले में खराश है उन्हें एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। लोग क्या सोचते हैं, उल्टा, लोग सोचते हैं जब तक खांसी नहीं होगी तो हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। अगर खांसी हो रही है तो वायरल है, उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। विंटर में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, मेनिंगोकोकल, मेनिंजाइटिस, कुछ सारे इन्फेक्शन विंटर के अंदर में होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में क्या होगा, बच्चों के अंदर में खासकर अगर आपका गले में खराबी है, गले में खराश है, खांसी नहीं है, और उसमें अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया तो बच्चों की किडनी डैमेज हो सकती है, बच्चों का हार्ट डैमेज हो सकता है, जोड़ों में दर्द आ सकता है, फ्लीटिंग आर्थराइटिस हो सकती है, इट बाइट्स द हार्ट एंड लिक्स द जॉइंट। सो हम कभी भी गले में खराश को विंटर के अंदर में इग्नोर नहीं करना। आप गरारे लीजिए, ठीक है, नमक के गरारे लीजिए, आप वाटर सॉल्युबल एस्पिरिन के गरारे लीजिए, लेकिन अगर आपको खांसी नहीं है तो आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझ लेनी है विंटर के अंदर में। ओके। दूसरी बात आपने करी खांसी के शरबत के बारे में। सबसे अच्छा खांसी का शरबत तो शहद है। आप गर्म पानी के साथ में शहद लीजिए, आपका खांसी ठीक हो जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, खांसी की दवाइयाँ ले लेते हैं। खांसी की दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ तो एडिक्टिंग होती हैं। कुछ बच्चे घर के अंदर में खांसी की दवाई ले लेके फेंसिडिल, सब लोगों ने सुना होगा, फेंसिडिल एक दवाई थी जो कि एक एडिक्शन लोगों को हो जाता था। कुछ खांसी और जुकाम की दवाइयों के अंदर में ब्लड प्रेशर ज़्यादा करने की क्षमता होती है। विंटर में अगर आप खांसी की दवाई लेंगे, पता लगा ब्लड प्रेशर आपका शूटअप कर गया, आपने कुछ नेजल ड्रॉप्स डाल दी, वो ब्लड प्रेशर को शूटअप कर सकती है।
कुछ हमारी खांसी की दवाइयाँ के अंदर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बूढ़े लोगों के अंदर में प्रोस्टेट के कारण से कंजेशन लाके पेशाब रोक सकते हैं। तो विंटर में तो खासकर खांसी की दवाई और जुकाम की दवाई बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें। अगर आप लेना है आपने तो सिंपल आपने गर्म पानी की भाप लीजिए, इससे अच्छी कोई चीज़ विंटर के लिए खांसी और जुकाम के लिए नहीं है। ओके, आप बता रहे थे कि अगर गले में खराश हो, एक गले में खराश और लोग बोलते हैं, जो आम भाषा में बोलते हैं टॉन्सिल बढ़ गया है, दोनों में क्या अंतर है? और अब इन्होंने बोला है कि टॉन्सिल्स में और गले में खराश के अंदर में क्या फ़र्क है। देखिए, अगर आपके गले में खराश है तो आप टॉर्च से मुंह के अंदर में देखिए, या आपका डॉक्टर टॉर्च के साथ में मुंह के अंदर में देखेगा। मुंह के अंदर में अगर टॉन्सिल्स में लाली है या गले के अंदर में रेड एंग्री लुकिंग थ्रोट है, ये साइन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। ये लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो गले में दर्द होता है। इनके गर्दन में इस साइड पे मैंडिबल के नीचे लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं, यहां पे दर्द होता है। तो जिन लोगों को गर्दन में खाना खाते हुए दर्द हो रहा है, गर्दन अंदर से लाल दिख रही है, टॉन्सिल्स लाल दिख रहे हैं, लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड हैं, इनको एंटीबायोटिक की जरूरत है। लेकिन जिसको गले में दर्द नहीं हो रहा, नाक बह रही है, खांसी हो रहा है, वो वायरल मरीज है, एंटीबायोटिक दोगे तो एक हफ्ते में ठीक होगा, एंटीबायोटिक नहीं दोगे तो 7 दिन में ठीक होगा। चॉइस आपकी है कि आपको एक हफ्ते में ठीक करना है कि 7 दिन में ठीक करना है। ओके, मैंने ये देखना है कि गले में दर्द है कि नहीं। हाँ, गले में दर्द खासकर खाना खाते हुए। अगर आदमी कहता है कि मैं खाने को निगलते हुए मुझे गले में दर्द होता है, वो एंटीबायोटिक की निशानी है। ओके, एंटीबायोटिक के भी कई लेवल हैं, तो आजकल जनरल कोई एंटीबायोटिक बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें। कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि एंटीबायोटिक आपको काम ना करें आगे जाके और आपको दिक्कत हो जाए। अगर एंटीबायोटिक देती हैं तो डॉक्टर आपका एंटीबायोटिक देगा, गले को देख के 2-3 प्रकार की एंटीबायोटिक्स होती हैं, उसमें से वो चूज करके देगा। और एंटीबायोटिक ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 दिन के लिए देते हैं जब गला खराब होता है। तो कुछ लोग एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, जला से खांसी हुई, वो एंटीबायोटिक ले ली, लोग आते हैं हमारे पास में, डॉक्टर साहब आपने तो मना किया था लेकिन वो मैंने खाई ली, उसी से ठीक हुआ। उससे ठीक नहीं हुआ। अगर आपको 7 दिन वेट करते तो अपने आप ठीक हो जाता। अब 5वें-6ठे दिन में जो अपना धैर्य खो के आप एंटीबायोटिक खा ही लेते हो, वो मिसयूज है, वो आगे जाके आपको नुकसान दे सकता है। तो इसमें जो, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स लोग भी प्रोग्राम देखते हैं और पीछे हम लोग का फीडबैक भी आता रहता है, तो जो एंटीबायोटिक यूज किया जाए, क्योंकि एंटीबायोटिक बहुत सारी लंबी लिस्ट है, तो इस पोर्शन के लिए जो एंटीबायोटिक यूज किया जाता है या जो आजकल नए आए हैं, उसके बारे में कोई जानकारी देंगे? भाई, डॉक्टर जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर मेरा गला खराब है, अगर मेरे को लग रहा है कि स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट है मेरे को, तो मेरे पास में एक मैक्रोलाइड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन आती है, उस ग्रुप की दवाइयाँ आती हैं। एक कैप्सूल लिया 3 दिन के लिए और ठीक हो गया। एक कैप्सूल रोज का 3 दिन के लिए जो है हमारे को हो जाता है। अगर निमोनिया सस्पेक्टेड है तो हम लिवोफ्लॉक्सासिलिन ग्रुप जो ड्रग होती है उसको हम देते हैं, वो 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए दिया जाता है। और इसके अलावा हमारे को गला ख़राब है तो हमारे को सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन ग्रुप की दवाई की ज़रूरत नहीं है, उससे हमारे गला खराब हमारा ठीक नहीं होगा। एंड कुछ लोग हमारे को पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ ड्रग, एमॉक्सिसिलिन है जो सबसे सिंपल दवाई है, जो कि इफेक्टिव है। महंगी दवाइयाँ जो पेनिसिलिन ग्रुप की दवाइयाँ हैं, चाहे वो 2nd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन हो, 3rd जनरेशन हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। आम जो कम्युनिटी एक्वायर्ड है, जब भी मरीज़ हमारे पास में आता है हम 3 चीज़ें देखते हैं कि इसका इन्फेक्शन कहाँ से आया। क्या इनका इन्फेक्शन कम्युनिटी में आया? अगर कम्युनिटी में आया तो हम कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन के कारण से उसको हल्की दवाई देते हैं। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल से तो नहीं आया, हॉस्पिटल में एडमिटेड तो नहीं है। अगर कोई मरीज हॉस्पिटल में एडमिटेड है और 48 आवर्स वो हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद में जो इन्फेक्शन हुआ तो समझ लीजिए उसने हॉस्पिटल में एक्वायर किया, उसमें एंटीबायोटिक्स थोड़ी स्ट्रॉन्गर दी जाती हैं। और तीसरा होता है हॉस्पिटल एसोसिएटेड, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, कि आप हॉस्पिटल में किसी को मिलने गए, वापस आए, आपको इन्फेक्शन हो गया। आपके घर में कोई मरीज है, उससे आपको इन्फेक्शन कैच हो गया, और कभी आप डायलिसिस सेंटर के लिए गए, ब्लड सेंटर में ब्लड देने गए, एक्सरे कराने गए, वापस आए तो इन्फेक्शन हो गया। तो ये जो इन्फेक्शन है, ये भी सीरियस इन्फेक्शन होते हैं कि आपको इन्फेक्शन किसी से दूसरे से आया है जिसको हॉस्पिटल के अंदर में आया था। यानी कि आपके घर में पड़ोस में कोई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर में आया और उससे आपको इन्फेक्शन हो गया, तो वो कम्युनिटी एक्वायर्ड नहीं है, उसके अंदर में एंटीबायोटिक्स थोड़ी सी स्ट्रांग चलती हैं। कभी इस नौबत पे ना पहुंचो कि ये वाली दवाइयों की जरूरत पड़े, क्योंकि ये कॉस्टली भी हैं और टॉक्सिक भी हैं। ओके,
दूसरी बात डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि अगर शहद मिला के गर्म पानी में डालें तो इस पे ठीक हो जाता शहद मिला के गर्म पानी में डाल के, एक चीज़ याद रखिए, एक नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल है, आयुर्वेद का भी प्रिंसिपल है कि शहद को गर्म नहीं करना। आपने पानी में शहद डाल के उसको उबालना नहीं, गर्म पानी में आप शहद डाल के ले सकते हैं। और ये सूदनिंग एजेंट है, और ये जो सूदनिंग एजेंट है हमारे शरीर के अंदर में, खांसी के अंदर में, तो जहाँ कंजेशन है, जहाँ इन्फेक्शन है, वहाँ पे खांसी को वो रोक देता है। तो सिंपल गर्म पानी में शहद डाल के, या गर्म पानी में हल्दी डाल के, हल्दी एंटीसेप्टिक है, दूध में हल्दी डाल के, तो दिन भर में आप गर्म पानी में हल्दी डाल के इसको पियो, और रात को सोते वक्त में दूध के अंदर में हल्दी डाल के गर्म करके उबाल के आप इसको पी लो, तो ये नॉर्मली एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं। अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, ये दो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और क्या खान पान में लोग सुधार करें ताकि सर्दी से दूर रहे, ऐसा कुछ? से विंटर पेय के अंदर में पदार्थ तो स्वीट, सार एंड सॉल्ट खाने का मन करता है, सबका मन करता है, और यही चीज़ें मन करता है तो मन को मारो मत, लेकिन कम खाओ। विंटर में स्वीट कम खानी, चीनी, चावल, मैदा कम खाना, ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं खाना, चावल आपने विंटर के अंदर में कोशिश करो हटाने की, और मैदा आपने कम खाना है, चॉकलेट आपने कम खानी है। यही चीज़ें खाने का मन करता है। विंटर में, गर्मियों में आप 2 कप चाय पीते हो, सर्दियों में 4 कप चाय पीते हो, पियो। 4 कप चाय पीनी है तो 4 कप चाय पियो, लेकिन 4 कप चाय के अंदर में 4 चीनी चम्मच मत डालो। उसके अंदर में आप बिना चीनी की चाय पी लो, या आप तुलसी की चाय की पत्ती ले लो, कोई भी हमारे पास ग्रीन है, ग्रीन टी है, तुलसी की पत्ती है, सौंफ अजवाइन की चाय है, इन सब से डाल के आपको शुगर मत डालो। और अगर शुगर डालनी है तो स्टीविया की पत्ती डाल दो, जिसको मीठी तुलसी कहते हैं। तो अगर आप चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे, चावल का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे, मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे, खट्टे का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे, डायबिटीज़ अनकंट्रोल होगी, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होगा, डिप्रेशन ज़्यादा आएगा, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। अब देखिए गर्म फूड आ गया। अभी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे गच्चक, सेसमी जो है, तिल, गच्चक, ये सब चीज़ें चालू हो जाएंगी और 14 जनवरी तक चलेंगी। और 14 जनवरी में फिर अब लोहड़ी का फेस्टिवल आएगा, आप इन चीज़ों को बोलोगे तिल धड़के, यानी कि तिल को आपने त्याग दिया आज से। तो तिल थोड़ा सा, बहुत उत्तरायण के बाद के माघ के महीने में जब आप स्नान करते हो, जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उसमें तिल तो चलता है, लेकिन बाकी सारी गर्म फूड जो है वो 14 जनवरी तक आप बंद कर देते हो। तो इस 14 जनवरी तक जो आप खाना खाते हो थोड़ा गर्म होता है, जो आपके शरीर में गर्माहट दे, या हॉट हो, या गर्म किया हुआ हो। अब गर्म हुए चीज़ के अंदर में आपको गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। अब गाजर के अंदर गाजर मीठी है, इसके अंदर में चीनी मीठी है गाजर के अंदर में। सो आपने अगर गाजर का हलवा बनाना है तो आप स्टीविया में बना सकते हैं, या बिना चीनी के बना सकते हैं, तो वो सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा शुगर इसके अंदर में होगी तो दिक्कत होगा। अब लोग मिठाई खाते हैं, मिठाई के अंदर में क्या होगा कि आप गुलाब जामुन में आ जाते हो गरम गरम, कि गरम गरम जलेबी दे दे, गरम गरम गुलाब जामुन दे दे। अब मीठी चीज़ें, आप कहते हो सॉफ्ट ड्रिंक तो नहीं पियो, गर्मियों में सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, सर्दियों में सॉफ्ट ड्रिंक आप कम कर देते हो। अब आप उबाल के तो कोका कोला या कैंपा पियोगे नहीं उसके अंदर में जो है। सो गर्मियों में, सर्दियों में आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स की कमी कम हो जाती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में 10% शुगर है, लेकिन आप इसको रिप्लेस किससे करते हो? जो मिठास आपको सॉफ्ट ड्रिंक में मिलती है उसको दूर करने के लिए आप रात में गरम गरम हलवा, गरम गरम गाजर का हलवा, या गरम गरम आपने क्या कहते हैं गुलाब जामुन, गरम गरम मिठाइयाँ खाते हो, जलेबी खाते हो। अब ये जो मिठाइयाँ 2 प्रकार से बनती हैं, या तो बनती हैं जिसके अंदर में खोया होता है, या जिसमें चाशनी होती है। जिसमें खोया होता है उसमें 30% शुगर है, और जिसमें चाशनी है उसमें 50% शुगर है। यानी कि जो विंटर की हमारी स्वीट डिश है वो गर्मी की स्वीट डिश जो कि सॉफ्ट ड्रिंक है उससे ज़्यादा नुकसानदायक है। यानी कि विंटर में जो हम खाते हैं उसमें इतना ज़्यादा चीनी खा जाते हैं हम लोग, हमारा मोटापा बढ़ जाता है, डिप्रेशन पहले ही हो रहा है, खाना खाने का मन ज़्यादा कर रहा है, उसके बाद में डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाती है, नमक थोड़ा ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर और ज़्यादा शूटअप कर गया, तो साल भर की सारी मेहनत हमारी विंटर में खराब हो जाती है। तो विंटर में यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। ओके, कुछ लोग सूप का प्रयोग करते हैं, सूप पीना। हाँ, वही गर्मी की बात हो गई। अब लोग कहते हैं विंटर के टाइम पे सूप पी लूँ क्या? अब गरम कोई भी चीज़ गरम हो, गरम चाय, चाय के अंदर में आप कोरिएंडर वाटर गरम, तुलसी का गरम पानी, शहद का गरम पानी, उसके अलावा आप सौंफ का गरम पानी, हमारे ग्रीन टी का गरम पानी, कोरिएंडर, और हमारे पास में लेवेंडर का गरम पानी, ये सब आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल आता है सूप का। अगर आप सूप ले रहे हैं, वेजिटेबल सूप है, टमाटर का सूप है, घिया का सूप है, दाल का गरम पानी है, ये सारी चीज़ें अगर आप गरम गरम पी रहे हो, प्रोवाइडेड इसमें नमक बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रोवाइडेड आपने इसमें चीनी नहीं डाली,
तो ये सूप सेहत के लिए अच्छे हैं, वजन भी कम करेंगे और आपकी सेटिस्फैक्शन भी आपको देंगे, अंदर गर्माहट भी ला के देंगे। लेकिन प्रिंसिपल हमारा यही है कि नमक और चीनी और खट्टा, ये 3 चीज़ों से विंटर के टाइम पे परहेज करना है। एक अजवाइन का प्रयोग देखते हैं लोग ज़्यादा करते हैं, अजवाइन का पानी या चाय बनाकर, तो क्या अजवाइन क्या वो करता है? से सौंफ, अजवाइन, अदरक, ये सब चीज़ें सेहत के लिए अच्छा है। सारे मिक्स किए अलग अलग कर। अजवाइन हमारे को अजवाइन का पानी बच्चों को दिया जाता है पेट में दर्द के लिए, तो ये पेट का हमारा डाइजेशन के लिए, पेट दर्द वगैरह ठीक करता है। हमारी डाइजेस्टिव फायर थोड़ी वीक होती है विंटर के टाइम पे, उसके लिए अजवाइन का पानी अच्छा है। अदरक का पानी डिटॉक्सीफायर है बॉडी के अंदर में, जो हमारी बॉडी के अंदर में जो चीनी चावल मैदा खाने से जो दिक्कत आती है उसको ठीक होता है। अब देखिए विंटर के टाइम पे आपने फैट खाने का मन ज़्यादा करता है आपका विंटर के अंदर में, तो अगर आप जब भी खाना खाते हो, मान लीजिए चिकनाहट वाला आपने खाना खाया, तो उसके बाद में हाथ को कैसे धोते हो? नींबू से, नींबू लेके हाथ धोते हो, तो नींबू से चिकनाहट चली जाती है। तो विंटर के टाइम पे एक हमारे यहाँ दवाई आती है ऑर्लिस्टैट के नाम से, वो लाइपेज इनहिबिटर है, उसको हम बोलते हैं चीटिंग ड्रग। जब आपको मन कर रहा है कि खूब खाना खा लूँ, इसमें खूब सारा फैट है, तो हम आधा घंटा पहले वो दवाई खिला देते हैं, तो आपको वो फैट अब्जॉर्ब नहीं होगा, अगले दिन स्टूल में निकल जाएगा। तो हमारा जो पुअर मैंस ऑर्लिस्टैट है वो है नींबू। खाना खाने के बाद में थोड़ी देर के बाद में अगर आप गर्म पानी में नींबू पी जाएं, तो वो शरीर में वही काम करेगा जो अपने हाथों में कर रहा है, तो आपके फैट को वो हमारी लाइन से निकाल के नीचे की तरफ ले जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हमारे लोकल हमारी जो चीज़ें हैं, ये सेहत के लिए अच्छी होती है। तो गर्मियों के समय में ऐसे तो नींबू पानी लोग गर्मियों में पीते हैं, वहाँ पे ठंडा पीते हैं, हाँ, यहाँ पे हल्का गर्म पानी में गर्मियों में भी हम हल्का गर्म नींबू का पानी से, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, जब खाना खाने के बाद में आप हाथ धोते हो तो गर्म पानी ही होता है, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियों हो। ऐसा नहीं होता सर्दियों में ठंडा पानी देते हैं कि गर्मियों में ठंडा पानी देते हैं। अगर आपने अपने हाथ को साफ करना है चिकनाहट को, तो नींबू पानी हमारा जो है, नींबू और पानी गर्म ही होना चाहिए। गर्म पानी में आपने हाथ धोए और नींबू से आपने चिकनाहट निकाल ली। उसी तरीके से हल्के गर्म पानी में अगर आप नींबू लेते हो खाना खाने के बाद में, तो चिकनाहट को कम करता है। और खाने में ये तो पीने पेय पदार्थ के बारे में आप बताए, सौंफ, अजवाइन, ये सब खाने में क्या होना चाहिए ताकि वो जिसे स्वीट, सार एंड सॉल्ट खाने के बाद तो बड़ा सिंपल है, जो जिसको कहे सर्दी में सेफ फूड है। सर्दी में एस्ट्रिंजेंट, साग स्वीट, सार एंड सॉल्ट कम खाना है। एस्ट्रिंजेंट, पंजेंट एंड बिटर। बिटर का मतलब है जो चीज़ हरा है और कड़वा है, इसलिए साग आता है, मक्की की रोटी साग आती है सर्दियों के अंदर में। और इसके अलावा कोई भी हमारा बथुआ है, फलियां हैं, मूंगरे हैं, ये सब चीज़ें जो ग्रीन है, वो ग्रीन चीज़ों को अगर आप गर्म करके खाते हो, बना के खाते हो तो अच्छा है। एस्ट्रिंजेंट दालें हैं, तो विंटर के अंदर में सारी दालों का प्रयोग होता है, ठीक है। पंजेंट है, मसाले हैं, गरम मसाला है, लाल मिर्च है, हरी मिर्च है। विंटर के टाइम पे लाल मिर्च, हरी मिर्च खाने का बहुत मन करता है। देगी मिर्च तो HDL कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाती है। सो स्वीट, सार एंड सॉल्ट कम खाना है। पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट एंड बिटर, यानी कि कसेला, तीखा और कड़वा, ये आइटम आपके डाइट में बढ़ जाने चाहिए। सो विंटर के अंदर में नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि रोटी हर रोज़ बदलते जाओ। एक दिन बाजरे की लो, एक दिन ज्वार की लो, एक दिन मक्की की लो, एक दिन गेहूं की लो। सो मक्की की रोटी साग बड़ा फेमस है। पकौड़े अगर आप ले रहे हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स के पकौड़े लीजिए, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, या इसका जो बैंगन का पकौड़ा है, ये वाले पकौड़े जो होते हैं जिसमें मीठा नहीं होता। आलू के पकौड़े के बदले जो ग्रीन वेजिटेबल्स के पकौड़े हैं, एस्ट्रिंजेंट के पकौड़े हैं, बैंगन का पकौड़ा है, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। ओके, अब समय काफ़ी कम बचा है, तो हम लोग 2 मिनट बच्चों के बारे में कैसे देखभाल किया जाए सर्दियों के मौसम में, 2 मिनट से जहाँ तक मेरा तो एक ही सवाल है, मैं हालांकि बच्चों का डॉक्टर नहीं हूँ, तो खान पान बच्चों में बड़ों में सेम रहेगा। वैक्सीनेशन पे मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि फ्लू का वैक्सीन, निमोनिया का वैक्सीन लगवाना ना भूलें। और अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं, बच्चों को और बड़ों को, बूढ़ों को ये बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा इस सीज़न के अंदर में खान पीन के बाद में अपना चीनी चावल मैदा, स्वीट, सार एंड सॉल्ट खाना ज़्यादा खाते हैं और थोड़ा मोटा होने की कोशिश करते हैं। और लोगों को लगता है बच्चे हैं खाने दो, लेकिन धीरे धीरे ये मोटापे में कन्वर्ट हो जाता है। एडल्ट ओबेसिटी का बेसिक कारण है कि बच्चों का विंटर में ज़्यादा खाना खाना। समर में तो वो भागते हैं, दौड़ते हैं और खेल कूद करते हैं, तो उनको खाना हजम हो जाता है। विंटर में वो हजम नहीं होता, वो आगे जाके वो मोटापे का कारण हो जाता है। याद रखिए, अगर आप ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, निमोनिया का वैक्सीन जाकर लगवा लें, अपने डॉक्टर से बात करें, फ्लू का वैक्सीन लगा लें,
और रोज़ाना आधा घंटा धूप में बैठें। सुबह 10 बजे के आसपास, शाम को 4 बजे के आसपास। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो शाम को 4 बजे धूप में जाके बैठ जाएं, छत पे जाके बैठ जाएं। और घर की महिलाओं के पास में बड़ा सिंपल है कि आधा घंटा जाके स्वेटर को बुने, बच्चों का या अपने पति का जाके स्वेटर बुने, यानी कि धूप का सेवन ज़रूर करें। इससे क्या होगा, डिप्रेशन में नहीं होगा, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आप ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, अपने डॉक्टर के पास जाके देखें कि मेरी दवाई की मात्रा बढ़ानी तो नहीं है, या मैं दवाई को शाम को शिफ्ट कर दूं। और अगर आप अस्थमा और सीओपीडी के मरीज हैं तो डॉक्टर के पास जाके बोले कि मेरी जो सांस की दवाई मुझे चल रही है उसकी मात्रा को बढ़ा दें। एक जैसा कि आप बता रहे हैं वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि कुछ लोग इस वजह से भी नहीं जाते हैं, वैक्सीनेशन का कॉस्ट अधिक हो, तो उसका कॉस्ट एवरेज क्या होता है? नहीं, ये जो निमोनिया और फ्लू के वैक्सीन होते हैं ये एडल्ट वैक्सीन होते हैं, बच्चों वाले वैक्सीन नहीं है, क्योंकि हमारे ये नेशनल प्रोग्राम के अंदर में नहीं है। ये रिलेटिवली कॉस्टली इंजेक्शंस हैं। कोई भी वैक्सीन 600-700 रुपये से कम का नहीं आता। अगर आप बल्क में लेते हो तो 500-600 रुपये का पड़ता है। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ है, कुछ स्टडीज़ आई हैं जो ये देखी गई हैं कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर वो एक वैक्सीन आधा आप हस्बैंड वाइफ लगा लें या 2 लोग लगा लें तो भी उतना ही इफेक्टिव है। मैं मेरे पेशेंट्स के अंदर में खासकर फ्लू के वैक्सीन को डिवाइड करके आधा एक मेंबर को, आधा दूसरे मेंबर को देता हूँ, कि ना देने से अच्छा है कि आधा आधा ले लें उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, तो अबाउट 300 के आसपास खर्च पड़ेंगे। अब ये डिपेंड करेगा आप बल्क में ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, 300, 400, 500। सामान्य लोग तो बल्क में नहीं लेंगे। 1 रुपया रोज का आपका वैक्सीनेशन प्रोटेक्शन आ गया। 365 रुपया, 365 रुपया, 600-700 रुपये का आ जाता है। बल्क से मेरा मतलब ये होता है कि आप अपने मोहल्ले के 5 लोग इकट्ठे करिए दोस्तों को, वो 5 लोग जाते हैं तो बल्क के अंदर में सस्ता कर देता है आदमी। बल्क का मतलब ये नहीं है कि आप कोई खरीदारी कर रहे हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वैक्सीनेशन हमेशा फैमिली में, मान लीजिए आपके पूरे रिश्तेदारों में मिला के 10 लोगों को लगना है तो 10 लोग जाके अगर नेगोशिएट करेंगे कंपनी से तो डिस्काउंट मिल जाता है आपको। यूजुअली क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर का जो मार्जिन होता है वो 20 से 30% होता है। जब भी आपको महंगा दवाई खरीदनी हो कोशिश करो डिस्ट्रीब्यूटर से ज़्यादा खरीदो, केमिस्ट से ना खरीदो, वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, नो, अच्छी बात है, क्योंकि आफ्टर ऑल हेल्थ को ठीक रखना है। तो और कुछ दुकानें हैं जैसे हेल्पलाइन प्लस करके एक दुकान है यूसुफसराय के अंदर में जो परचेस प्राइस पे दवाई देती है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। तो उनसे आप लेते हैं तो और सस्ता आपको पड़ जाता है। ओके, सो मित्रों, अगर स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो निश्चित तौर पे कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ आप अपनी ओर से, कुछ जो कार्यक्रम हो रहे हैं सभी जगह, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, उससे आप सीख सकते हैं। तो दोनों ओर, सरकार की ओर तरफ से आपके लिए अच्छे अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, अच्छे प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं, तो उसके फ़ायदे हैं। तो सबको अगर कंसर्टेड अफोर्ड किया जाए तो निश्चित तौर पे हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ आज कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर के अग्रवाल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यह बात भी आपको बता देना चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम आपका इलाज करना नहीं है, सिर्फ आप तक ज्ञान पहुँचाना है। तो सिर्फ ज्ञान आप लीजिए और इलाज करने से पहले अपने चिकित्सक को ज़रूर दिखाएँ। थैंक यू वेरी मच।